हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया और क्रिया के भेद। मित्रों, परीक्षा में वाक्य दिया रहता है और वाक्य में हमें क्रिया पद छांटकर उसका भेद लिखने के लिए आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानकारी होना आवश्यक है कि उस वाक्य में जो क्रिया है वो सकर्मक है, अकर्मक है, या समापिका है या असमापिका है, मुख्य क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। तो इन चीज़ों की जब जानकारी हो जाएगी तब हम क्रिया के भेद लिख पाएंगे। तो मित्रों, चलते हैं प्रश्न की ओर कि प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में आता है। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, जैसे कि देख रहे हैं हमारे सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उसका भेद लिखिए। हमारे पास वाक्य है आज माँ ने पकवान बनाए। तो अब इसमें सबसे पहले तो हमें क्रियापद छांटना है, उसके बाद हमें क्रिया का भेद लिखना है। तो इसमें जो वाक्य ये हमारे पास है आज माँ ने पकवान बनाए, तो इसमें जो क्रियापद है वो है बनाए, ये क्रिया है, वर्ब है। अब हमने उत्तर लिखा बनाए। अब इसके सामने हम उसके भेद लिख देंगे कि वो किस प्रकार की क्रिया है, उसका भेद हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बनाए जो है वाक्य को समाप्त कर रहा है, ये शब्द बनाए, तो इसमें समापिका क्रिया होगी। दूसरी बात, क्योंकि यही इसमें एक ही क्रिया है तो ये मुख्य क्रिया होगी। और तीसरी बात ये है कि ये किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। तो जिस वाक्य में कर्म होता है उसमें सकर्मक क्रिया होती है, तो इसमें कर्म है पकवान बनाए। तो पकवान इसमें कर्म है, तो कर्म के साथ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम इनको समझेंगे कि समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, ये होता क्या है। इनको पहले अच्छी प्रकार से समझेंगे, तब हम वाक्यों में क्रियापद छांटकर उसका भेद सही रूप से लिख पाएंगे। तो आइए चलते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं यह देखते हैं। तो मित्रों, प्रश्न हमारे सम्मुख है कि क्रिया के दो मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं। अब इसका जब हम इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आए तो हम लिख पाएंगे कि क्रिया के भेद, क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अब ये जो अकर्मक क्रिया है वो क्या होता है, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए या अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, अकर्मक क्रिया वाक्य में प्रयोग करते समय जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिस वाक्य में कर्म आवश्यक नहीं होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हंसना, गाना, जाना, रोना, धोना, बैठना आदि अकर्मक क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण है राम आता है। तो अब इसमें, और जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, दो वाक्य हमारे पास है। अब इन वाक्यों में जो ये राम, इसमें क्या हो गया, कर्ता हो गया, और आता है इसमें क्रिया हो गई। ऐसे ही पक्षी इसमें उड़ने का काम कर रहे हैं, तो पक्षी इसमें कर्ता हो गया और उड़ रहे हैं इसमें क्या हो गई, क्रिया होगी। तो इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्ता और क्रिया है। तो जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे वाक्यों में जो क्रिया प्रयोग होती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। मित्रों, अब चलते हैं हम सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक जो क्रिया है, इसका प्रश्न भी आ सकता है कि सकर्मक क्रिया किसे कैसे कहते हैं, और उदाहरण देकर समझाइए। अब सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, ठीक अकर्मक क्रिया के विपरीत होता है। उस अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो इस परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस क्रिया के प्रयोग में
कर्म की आवश्यकता पड़ती है और उसका सीधा संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पहला उदाहरण है वो है मोहन मकान देख रहा है। दूसरा वाक्य शीला ने सेब खाया। अब इसमें जो क्रियाएं हैं, पहले वाक्य में जो क्रिया है देख रहा है और दूसरे वाक्य में क्रिया है क्या है, खाया। अब इन वाक्यों में जो कर्म है वो है, पहले वाक्य में मकान कर्म है और दूसरे वाक्य में सेब। तो इन वाक्यों में जो सीधा संबंध कर्म से होता है, मोहन मकान देख रहा है, तो मोहन किसको देख रहा है, मकान को देख रहा है, तो कर्म इसमें मकान है। जब कर्म की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। शीला ने सेब खाया, तो शीला ने जब सेब खाया तो सेब पर ही जो है फर्क पड़ता है। उस पर जो सेब है वो इसमें कर्म का कार्य कर रहा है। सेब ने सेब खाने का जो कर्म किया है, शीला ने सेब खाने का जो कर्म किया है, तो यहाँ पर सेब जो है वो कर्म है। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया होगी, वो सकर्मक क्रिया होगी। तो इसी प्रकार से मित्रों, अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित समझाइए। संयुक्त क्रिया क्या होता है? संयुक्त क्रिया मित्रों ये भी समझ लेते हैं बहुत ही आसान सी भाषा में। जिस क्रियापद में एक से अधिक क्रियाएं आती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक मूल धातु मतलब मूल क्रिया संयुक्त होकर आती हैं तब वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर वाक्य है मैंने कहा तुम खाना खाकर जाना। दूसरा वाक्य है स्वेटर पहनकर घर से जाना। तीसरा वाक्य है वह उठकर चल दिया। अब इनमें जो क्रियाएं हैं, उपर्युक्त वाक्यों में जो क्रियाएं हैं, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि तुम खाकर जाना, खाकर जाना। अब ये जो क्रिया है ये संयुक्त क्रिया है। पहनकर, उठकर चल दिया, ये क्रियाएं जिसके साथ दूसरी क्रियाएं संयुक्त रूप से जुड़ी रहती हैं, एक पद में एक से अधिक क्रियाएं आती हैं, वहाँ पर संयुक्त क्रियाएं होती हैं। आप उपर्युक्त वाक्यों में आप देख लीजिए, खा कर, पहन कर, उठ कर, चल आदि मूल धातुओं का प्रयोग संयुक्त रूप से वाक्यों में हुआ है। इस प्रकार की एकाधिक क्रियापदों वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब इसमें खा और कर दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो वो संयुक्त क्रिया होती है। पहन कर, उठ कर, चल दिया। तो ये आप समझ गए होंगे कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। इसी प्रकार से मित्रों आगे चलते हैं कि समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया, इनमें क्या अंतर है। तो समापिका और असमापिका क्रियाओं में अंतर हम स्पष्ट करते हैं कि समापिका और असमापिका क्रियाएं होती क्या हैं। समापिका क्रियाएं मित्रों, समापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य को समाप्त करती हैं, जो वाक्य के अंत में आती हैं और वाक्य को समाप्त करती हैं, वो समापिका क्रियाएं हैं और प्रायः वाक्य के अंत में होती हैं। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाक्य हमारे पास है लड़का पढ़ता है, तो इसमें जो पढ़ता है क्रिया वो वाक्य को समाप्त कर देती है, इसके बाद वाक्य आगे समाप्त हो जाता है, आगे कुछ वाक्य नहीं है, तो ये क्रिया समापिका क्रिया है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है मोहन गाता है, तो इसमें जो गाता है वो वाक्य को समाप्त कर रही है, उसके बाद पूर्ण विराम आ जाता है। तो ये क्रियाएं जो वाक्य को समाप्त करती हैं वो और वाक्य के अंत में आती हैं, वे समापिका क्रियाएं होती हैं। अब असमापिका क्रियाएं क्या हुई? असमापिका क्रियाएं जो समाप्त नहीं करती, कहने का मतलब तो क्या हुआ, असमापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य की समाप्ति नहीं करती बल्कि अन्यत्र प्रयोग
होती हैं। ऐसी क्रियाओं को क्रिया का कृदंती रूप भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 हम देखेंगे। सरोवर में खिले कमल कितने सुंदर लग रहे हैं, बाग में उड़ती तितली कितनी प्यारी है। अब ये जो वाक्य है इसमें खिले कमल ये बीच में आया, उड़ती तितली बीच में आया, तो ये जो शब्द हैं, जो क्रियाएं हैं बीच में आई हैं, वाक्य को समाप्त नहीं कर रही, वाक्य को समाप्त कर रहे हैं, लग रहे हैं, ये वाक्य को समाप्त कर रहा है, तो है ये समाप्त कर रहा है। यहाँ पर जो क्रियाएं बीच में आई हैं वो असमापिका क्रियाएं हैं, क्योंकि वो वाक्य को समाप्त नहीं कर रही, इससे वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है। ये पद जैसे कि कमल, तितली, ये विशेषता बनकर आए हैं, तो यहाँ पर हम असमापिका क्रियाएं समझेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि समापिका जो वाक्य को समाप्त करती है वाक्य के अंत में आती है, और असमापिका जो वाक्य के बीच में आती है वाक्य को समाप्त नहीं करती है, अंत में नहीं आती है, वो असमापिका क्रिया है। तो मित्रों अब हम आते हैं कि प्रश्न जो परीक्षा में आता है वो है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर उसका भेद लिखिए। इस प्रकार से वाक्य आता है, जैसे कि अभी हमने पहले शुरू में ही बताया कि आज माँ ने पकवान बनाए, तो ये जो बनाए है वाक्य को समाप्त कर रही है, तो ये समापिका क्रिया हुआ। दूसरी बात, इसमें इसके साथ कोई क्रिया दूसरी नहीं है, तो ये मुख्य क्रिया हुआ, नहीं तो ये संयुक्त क्रिया होती अगर इसके साथ दूसरी क्रिया जुड़ी होती। और क्योंकि इसमें पकवान जो शब्द है वो कर्म है, तो सकर्मक क्रिया ये हो गई। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य हमारे पास है, तुमने मेरे मित्र को अपनी कविता सुनाई। अब इसमें जो है हम सुनाई जो क्रिया है वो आप देखिए कि उसमें क्या किस प्रकार से हम उसका भेद लिखेंगे। इसका भेद हो गया, सुनाई क्रिया का जो भेद होगा वो समापिका क्रिया है, मुख्य है और सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है हमारा कि सुभाष ने कहानी लिखी। तो लिखी जो शब्द है वो यहाँ पर समापिका क्रिया हो गई, क्योंकि वाक्य को समाप्त कर रहा है लिखी शब्द, और मुख्य क्रिया हो गई, और सकर्मक है क्योंकि कहानी लिखी, कहानी इसमें कर्म का कार्य कर रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। तो मित्रों ये जो वाक्य है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इसमें से अवश्य कुछ ना कुछ आएगा। आप इनको अच्छी प्रकार से देखें और इसका अभ्यास करें। ओके, अगले वाक्य में चलेंगे। बालिका जोर से रो रही है। अब इस वाक्य में जो क्रिया है हमारी वो है रो रही है। रो रही है 3 शब्दों से बना, रो रही है, तो रो रही है 3 से बना है, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई, ये आप समझ गए होंगे। और क्योंकि वाक्य के अंत में है, समाप्त कर रही वाक्य को, तो समापिका क्रिया हो गई, और ये अकर्मक क्रिया हो गई क्योंकि इसमें जो है कर्म नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं हुई है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। जोर से जो शब्द है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। अगला जो वाक्य है, राधा अनुराधा पत्र लिख रही है। अब इसमें राधा या अनुराधा कोई भी नाम हो सकता है, जो किसी का भी नाम हो सकता है। पत्र लिख रही है। अब लिख रही है जो ये है 3 शब्दों से बना है, लिख रही है। अब ये क्रिया हो गई, और ये क्रिया क्योंकि लिख रही है 3 शब्दों से बना है, क्योंकि संयुक्त क्रिया हो गई, और वाक्य के अंत में है, तो ये समापिका क्रिया हो गई। और क्योंकि इसमें अनुराधा राधा जो भी है वो पत्र लिख रही है, पत्र जो है कर्म का कार्य कर रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया यहाँ पर होगी। तो इनको अच्छी प्रकार से समझें, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला वाक्य हमारे पास है, बच्चे ने गिलास तोड़ दिया। तोड़ दिया ये समझ लीजिए, तोड़ दिया 2 शब्दों से बना है, तो संयुक्त क्रिया हो गई, और अंत में है तोड़ दिया शब्द, वाक्य को समाप्त कर रहा है, तो समापिका क्रिया हो गई। और गिलास टूटा है, फर्क किस पे पड़ रहा है, गिलास पे फर्क पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई, गिलास इसमें कर्म का कार्य कर रहा है। अगले वाक्य में चलेंगे। अगला वाक्य, मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा।
मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। अब इसमें आप देखिए, इसमें दो क्रियाएं हैं इस वाक्य में। अब एक क्रिया है सुनकर और एक है हंस पड़ा। दो क्रियाएं हैं, तो दोनों का क्रियाएं लिख करके दोनों का भेद भी लिखना होगा, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम सुनकर जो है उसका भेद लिखते हैं। सुनकर, सुनकर क्योंकि वाक्य के बीच में आई है, वाक्य को समाप्त नहीं कर रही है, तो मित्रों ये हो गई असमापिका क्रिया, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये वाक्य के पहले आई है तो हम इसको पूर्वकालिक क्रिया भी, समाप्ति से पहले आ गई है तो पूर्व, क्योंकि पहले मेरी बात उसने सुनी तभी वो हंस पड़ा। पहले सुनने का कार्य हुआ है, हंसने का बाद में हुआ है, तो पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर हुई। अब दूसरा जो इसमें क्रिया आई है वो है हंस पड़ा। हंस पड़ा क्योंकि हंस और पड़ा दो शब्दों से मिलकर बनी क्रिया है, तो हम यहाँ पर संयुक्त क्रिया कहेंगे। और समापिका, ये वाक्य जो है समाप्त कर रही है, हंस पड़ा जो क्रिया है वो समापिका क्रिया है और अकर्मक क्रिया ये है। अगला जो वाक्य है मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ। अब इसमें जो क्रिया है वो है पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ जो क्रिया है समापिका क्रिया है क्योंकि वाक्य को समाप्त कर रही है। पढ़ता हूँ दो क्रियाओं से मिलकर बनी है तो संयुक्त क्रिया है। और इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है क्योंकि रामचरितमानस को पढ़ने का कार्य किया गया है। और ये मुख्य क्रिया भी, ये पढ़ता हूँ, पढ़ता जो शब्द है मुख्य क्रिया भी है, तो हम यहाँ पर ये मुख्य भी लिख सकते हैं। अगला जो है वह घर जाकर खेलता है। अब इसमें भी दो क्रियाएं हो गई। एक हो गई जाकर, पहले जाने का कार्य हुआ, घर जाने का, उसके बाद वो खेलता है। दो क्रियाएं हुई, तो पहले हम जाकर के का भेद लिखेंगे और उसके बाद खेलता है का भेद लिखेंगे। तो सबसे पहले तो जाकर जो है असमापिका हो गई और पूर्वकालिक क्रिया हो गई क्योंकि बीच में आई है। और खेलता है समापिका क्रिया है, संयुक्त मुख्य क्रिया है और अकर्मक क्रिया है। अगला जो वाक्य है वो है मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो खेलता हूँ इसकी क्रिया है, समापिका क्रिया है, संयुक्त मुख्य और सकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है रजनी बार बार क्यों हंसती है। हंसती है इसमें क्रिया है, समापिका क्रिया है, संयुक्त है और अकर्मक है। अगला हमारे पास वाक्य है, आप समझ रहे होंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है तो इसमें थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ। प्रातःकाल हम विद्यालय जाते हैं, तो जाते हैं इसकी क्रिया है, वाक्य को समाप्त कर रही समापिका क्रिया है। और जाते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, संयुक्त क्रिया है। और विद्यालय जाने का कार्य हो रहा है तो सकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है संसार में सबको जीना पड़ता है, तो जीना पड़ता है इसका संयुक्त क्रिया है, जीना पड़ता है। संयोजी क्रिया है, जीना पड़ता है संयोजी क्रिया है और समापिका है क्योंकि अंत में आ रही है, वाक्य को समाप्त कर रही है। सबको जीना पड़ता है तो सकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य हमारे पास है रेखा ने सीमा को अपना पता बताया, तो इसमें जो बताया जो क्रिया है वो वाक्य को समाप्त कर रही है तो समापिका क्रिया है। और मुख्य क्रिया है, एक ही शब्द है बताया, और सकर्मक क्रिया है क्योंकि उसने अपना पता बताया है तो ये सकर्मक क्रिया हुई। अगला वाक्य हमारे पास है व्यास जी ने पुराण लिखे, तो लिखे जो शब्द है उसमें समापिका क्रिया है, मुख्य है और सकर्मक क्रिया है। तो मित्रों इस प्रकार से परीक्षा में हम क्रियाओं को लिख सकते हैं। और भी कुछ उदाहरण हैं जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। वह जाग पड़ा, जाग पड़ा जो क्रिया है समापिका है, संयुक्त है और अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। इस प्रकार से मित्रों हम जो है वाक्यों के भेद लिख पाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होती है, समापिका किसे बोलते हैं, असमापिका किसे बोलते हैं, मुख्य किसे बोलते हैं और संयुक्त क्रिया किसको बोलते हैं। जब ये हमको जानकारी हो जाएगी तो हम वाक्यों के
वाक्यों में क्रिया के भेद को अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे। तो मित्रों, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्ति करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।